आज इस्लाम का नाम लेते ही जो तस्वीर सामने आती है वो तस्वीर है धर्म की। अफगानिस्तान को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, जहां पर ज्यादा बात शरिया कानूनों की होती है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश को भी कट्टरपंथ के लिए जाना जाता है। हमारे देश, आप भारत को भी देख लीजिए, जब बात होती है इस्लामिक रूलर्स की, खास तौर पर मुगलों की, तब बात होती है धर्म की, कला की और साहित्य की। लेकिन इस्लामिक राजाओं में एक ऐसा राजा, या यूं कहें एक ऐसा राजवंश भी था जिसने ना केवल साइंस बल्कि मैथ्स यानी गणित को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। यह वो राजवंश था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक की स्थापना की, बड़े बड़े कॉलेज खोले और टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी तक की तरक्की कराई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? यह वो राजवंश था जो जुड़ा था इस्लाम के आखिरी पैगंबर से, हजरत मोहम्मद साहब से। 8वीं सदी में मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में एक ऐसी सत्ता काबिज होती है जिसने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर उम्मयदों को हराकर इस्लामिक खलीफा पर कंट्रोल कर लिया। इस राजवंश ने 500 सालों तक शासन किया। इस राजवंश के दौरान इस्लाम ने जो तरक्की देखी वो आज तक संभव नहीं हो पाई है। इस दौर में कई बड़े शहर बने, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान भी चलाए गए। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथ्स सब ने इस दौर में तरक्की की। इन सब के चलते ही इस राजवंश के 500 सालों के शासनकाल को इस्लाम का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये कहानी है अब्बासिद खलीफा की। इसी अब्बासिद खलीफा के टाइम पर इस्लाम का विकास अपने चरम पर था। आज मैं आपको इस्लाम के इसी स्वर्णिम युग की कहानी सुनाऊंगा, कैसे अब्बासिदों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए इस दौरान कि इनके काल को इस्लाम का स्वर्णिम युग कहा जाने लगा, और कौन थे वो लोग जिन्होंने अब्बासिदों के इस स्वर्णिम काल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जानेंगे इस पूरी कहानी को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ये साल था 632 एडी, जब पैगंबर मोहम्मद की रुखसती हुई। क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, इसलिए उनकी जगह पर इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर ने इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी संभाली। साल 651 तक यानी तीसरे खलीफा उस्मान के टाइम तक खलीफा ने पूर्वी रोमन साम्राज्य के 2/3 हिस्से और लगभग पूरे सैसनिड एम्पायर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर उस्मान की हत्या हो गई, जिसने मुस्लिमों में पहला गृह युद्ध यानी फितना करा दिया। जब अली इब्न बिन तालिब चौथे खलीफा बने तो सीरिया के गवर्नर और तीसरे खलीफा उस्मान के रिश्तेदार मुआविया ने उनका विरोध किया। इसी विरोध का रिजल्ट था कि 5 साल की लड़ाई में अली की भी हत्या हो गई। इसके बाद से दोस्तों पवित्र खलीफा यानी राशिदुल खलीफा का दौर खत्म हो गया और उसकी जगह पर मुआविया, जो अली का विरोधी था, उसने उम्मयद खलीफा की स्थापना की। उम्मयद खलीफा ने इस्लाम में आज तक के सबसे बड़े एम्पायर को खड़ा किया। साल 661 से लेकर 750 के बीच इस एम्पायर ने अरब प्रायद्वीप के अलावा उत्तर अफ्रीका, स्पेन और एशिया के बड़े हिस्सों में अपनी जड़ें जमाई। ये वही उम्मयद खलीफा था जिसके अधीन मोहम्मद बिन कासिम ने साल 712 में भारत के सिंध पर हमला किया था। एशिया में उम्मयदों ने जहां ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की जैसे देशों को जीता, वहीं दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देश इसके कब्जे में थे। ऐसे ही यूरोप के स्पेन का कुछ हिस्सा भी इनके पास हुआ करता था। उम्मयदों को काफी कट्टर और बेरहम शासक माना जाता था। यही वजह थी कि कई ऐसे गुट उड़ खड़े हुए जो उम्मयदों को रास्ते से हटाना चाहते थे। साल 747 से ही अल सफाह नाम के अब्बासिद सरदार ने उम्मयदों से परेशान इन विरोधी गुटों को एक साथ मिलाया। इसमें हाशमी गुट और नॉन अरब मुस्लिम्स का गुट प्रमुख था। इन सभी ने मिलकर साल 747 से विद्रोह करने शुरू किए और आखिर में अल सफाह के नेतृत्व में साल 750 में उम्मयदों का पतन हो गया। इस तरह से इस्लामिक खलीफा का सबसे बड़ा एम्पायर उम्मयदों के हाथों से निकलकर चला गया अब्बासिदों के पास। दोस्तों, अब्बासिद भी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदार थे। मोहम्मद के चाचा थे अल अब्बास और इन्हीं के वंशजों को आगे जाकर अब्बासिद कहा गया, जिन्होंने उम्मयदों के बाद इस्लाम के प्रसार के काम को संभाला। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अब्बासिदों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। हालांकि अब्बासिदों का भी शुरुआती दौर विद्रोहों से जूझ रहा था, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले कई ऐसे गुट थे जो अब्बासिदों को नहीं मानते थे, उनकी सुप्रीमेसी के खिलाफ थे।
साल 754 में अल सफाह के बाद नए शासक बनते हैं अल मंसूर। अल मंसूर अब्बासिदों में सबसे महान खलीफा में से एक माने जाते हैं। अल मंसूर के टाइम पर इस्लाम के चौथे खलीफा अली के वंशजों को अब्बासिदों की बढ़ती ताकत से दिक्कत थी। अली के वंशजों में दो भाई थे, मोहम्मद और इब्राहिम। उन्होंने विद्रोह को लीड किया, लेकिन साल 762 में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने इस विद्रोह को कुचल दिया। यह आखिरी बड़ा विद्रोह था, जिसके बाद एक लंबे टाइम तक अब्बासिद जो हैं वो शांतिपूर्वक सत्ता को संभालते रहे और इस दौरान इस्लाम के प्रसार में काम करते रहे। उन्होंने एक ऐसे युग को शुरू किया जिसे इस्लाम का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और इसकी शुरुआत होती है इराक की टिग्रिस नदी के पास बनी एक नई राजधानी से। साल 762 में अल मंसूर ने एक नया शहर बसाया जिसे जाना गया बगदाद के नाम से। बगदाद को उपाधि दी गई मदीनत अस्सलाम की, यानी शांति के शहर की। आगे चलकर यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। बगदाद जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब्बासिदों की ताकत भी वैसे वैसे बढ़ती गई। अल मंसूर के पोते हारून अल रशीद के टाइम पर बगदाद ने और भी ज्यादा तरक्की की। अल मंसूर ने जब गद्दी संभाली थी, तब आज की सीरियाई सीमा पर रोम और अरबों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे। दो बार अरबों ने रोमन एम्पायर के इंपॉर्टेंट शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर भी लिया था। 782 में अल रशीद ने खुद बास्फोरस के तट तक अब्बासिद सेना का नेतृत्व किया था। साल 804 तक हालत ऐसी हो गई थी कि रोमन एम्पायर का पूर्वी हिस्सा, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, वो खलीफा के आगे झुक गया था। सालाना ट्रिब्यूट के तौर पर वो पैसे भी दे रहा था। इस बीच रोमन सम्राट निकरफोरोस ने इसका विरोध किया तो अब्बासिद सेना ने रोमन सेना को बुरी तरीके से हराया। बड़ी मुश्किल से सम्राट अपनी जान बचा पाए। इस तरह के युद्ध कई साल तक चलते रहे, लेकिन इस बीच में अब्बासिदों ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट भी किया। खलीफा हारून अल रशीद की इमेज एक आदर्शवादी राजा की तरह बनाई गई, जिसने अपने साम्राज्य और अपनी प्रजा का बखूबी ध्यान रखा। कहा जाता है कि वो दिन में 100 बार प्रार्थना करते थे और हर सुबह 1000 दिरहम का दान देते थे। धार्मिक कामों के साथ साथ प्रजा का ध्यान रखने के लिए हारून अल रशीद एक भिखारी के भेष में बगदाद की सड़कों पर घूमते थे ताकि प्रजा के सुख दुख देख सके। उनका दरबार एक ऐसी जगह थी जहां पर धर्म और दर्शन खुले तौर पर बहस की जा सकती थी। इन बहसों में महिलाओं को भी आज़ादी होती थी। माना जाता है कि वो दरबार में भी काफ़ी राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे। जब समारोहों में वो जाते थे तो अलग से पहचाने जाते थे। आज भी वैसे ही कोशिश की जाती है जब लोग शादियों या पार्टियों में जाते हैं। अभी तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है। इस साल कई लाख शादियाँ होनी हैं इन आने वाले महीनों में। मैं तो शादियों में एथनिक कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। आप भी उसमें से एक देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो हारून अल रशीद का दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। रोम के पवित्र सम्राट और यूरोप के सबसे ताकतवर राजा शर्लेमेन ने अल रशीद से प्रभावित होकर कई डेलीगेशंस को बगदाद भेजा। बदले में अल रशीद ने भी उन्हें कई शानदार उपहार भेजे, जिसमें इत्र, हाथी दांत, शतरंज बोर्ड, एक अद्भुत पानी की घड़ी और यहाँ तक कि अबुल अब्बास नाम का एक हाथी भी शामिल था। अल रशीद के टाइम पर बगदाद एक महान शहर के तौर पर उभरा। ये शहर विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के लिए शानदार सेंटर बना। दुनिया भर के लोग इस शहर का दीदार करने आते थे। यहाँ पर साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर सबका चौतरफा डेवलपमेंट हुआ। यहीं पर शरिया का जन्म हुआ, हदीथ को कंपाइल किया गया। इसके साथ ही मदरसे और बड़े बड़े कॉलेज खोले गए। दुनिया भर के लोगों का यहाँ आना जाना होने लगा था। जल्दी ही अब्बासिदों की राजधानी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गई, जहाँ पर 10 लाख लोग एक साथ रहते थे। एक तरह से इस्लाम के डेवलपमेंट की असली नींव इस शहर और इस साम्राज्य में पड़ी। यहाँ पर हाउस ऑफ विजडम यानी बैत अल हिकमा की स्थापना हुई। एक तरह की लाइब्रेरी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसानी इतिहास की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म के लोगों से जुड़ी हुई हजारों किताबें थी। इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें भी नहीं थी, बड़े पैमाने पर यह रिसर्च होती थी, जिसमें ग्रीक, इंडियन और पर्शियन ग्रंथों को अरबी में ट्रांसलेट किया गया था। इसी लाइब्रेरी की वजह से अरस्तु जैसे महान ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में लोग अच्छे से जान पाए, जो सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, क्योंकि उनके कामों को यहाँ पर सेव करके रखा गया था ट्रांसलेशन के दौरान। अब्बासिद युग के दौरान गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, इन सब का विकास हुआ। इस दौर में ही अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा यानी बीज गणित को डेवलप किया। उन्होंने बीज गणित और एल्गोरिदम के मूल सिद्धांतों को पेश किया।
आज के टाइम पर मॉडर्न मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के लिए ये बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसे ही इस दौर में अल-बट्टानी जैसे एस्ट्रोनॉमर हुए जिन्होंने सोलर ईयर और आसमान में मौजूद खगोलीय पिंडों के बारे में स्टडी की, जिससे आगे चलकर यूरोप और इस्लामी दुनिया दोनों जगहों पर एस्ट्रोनॉमी को डेवलप करने में मदद मिली। अब्बासिद के दौरान ही साहित्य, कविता और कहानी कहने का काम खूब फला फूला। 1001 नाइट्स उस टाइम की समृद्ध कहानी कहने की परंपरा को दिखाता है। इस किताब में अरबी लोक कथाएं हैं जो लोगों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। इस तरह से अब्बासिदों के दौर में बड़े पैमाने पर लगभग हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था। विकास की यह बयार इसलिए बह रही थी क्योंकि अब्बासिद खलीफा ने ट्रेड को तवज्जो दी थी। ये वो दौर था जब अब्बासिदों ने अपने ट्रेड नेटवर्क को फैलाना शुरू किया। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को ट्रेड के माध्यम से जोड़ा। ये एम्पायर सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर पड़ता था जिसका इसे फायदा मिला। साथ ही समुद्र के रास्ते व्यापार ने भी अब्बासिदों को अमीर बनाया। यही वजह है कि बगदाद एक बड़े शहर के तौर पर उभरा जहां पर रेशम, मसाले, हाथी दांत और यहां तक कि उत्तम नस्ल के घोड़े और कीमती धातुओं का ट्रेड हुआ करता था। अब्बासिदों ने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए और भी कई काम किए, जैसे नई सड़कें बनवाई, सराय और धर्मशालाएं बनवाई। इसकी बदौलत ट्रेड करना आसान हो गया, जिसने इस्लामिक एम्पायर को और भी ज़्यादा मजबूती दी। आज के करीब 28 देश इस एम्पायर का हिस्सा थे, जिसमें सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, पैलेस्टीन, इजराइल, इजिप्ट, ईरान, टर्की से लेकर अफगानिस्तान जैसे देश इसमें शामिल हुआ करते थे। साल 809 में हारून अल रशीद की मृत्यु हो गई। इस तरह से उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली थी जिसने युद्ध भी जीते और साथ ही बड़े पैमाने पर विकास भी किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा लोगों की भलाई और दान पर खर्च कर दिया। यही वजह है कि कुछ लोग अल रशीद को असल मायनों में असली खलीफा मानते हैं। उनके 22 सालों के शासनकाल को इसीलिए इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। हारून अल रशीद और उसके बाद उनके वारिसों ने 13वीं सदी तक इस साम्राज्य को संभाला, लेकिन 13वीं सदी में एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने दुनिया के कई राजवंशों को खत्म कर दिया। इस साम्राज्य का नाम था मंगोल साम्राज्य। पहले चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य को तबाह किया और उसके बाद साल 1258 में हलाकू खान के नेतृत्व में बगदाद पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह ने मंगोलों की ताकत को कम आंका, जिसका अंजाम बगदाद की तबाही के रूप में सामने आया। इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि करीब 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग इस लड़ाई में मारे गए। ये भी कहा जाता है कि इन हत्याओं से बगदाद के पास बहने वाली दजला नदी में मटियाला पानी कुछ दिनों तक लाल रंग में बहता रहा और फिर उसके बाद नीला पड़ गया। यह लाल रंग गलियों में बहने वाले खून की वजह से था। वहीं नीला रंग लाइब्रेरी की किताबों को नदियों में फेंकने से हुआ था, जिसकी स्याही ने घुल घुल कर नदी के रंग को हल्का कर दिया था। इस तरह से इस्लामिक युग के सबसे बेहतरीन काल का अंत हो गया। इसके बाद इस्लाम कभी इतनी समृद्धि हासिल नहीं कर पाया जो अब्बासिदों के काल में होती थी, क्योंकि खलीफाओं का राज कभी इस स्तर पर तरक्की कर ही नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब्बासिद खलीफा की, जिसे इस्लाम का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।